उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरे विश्व स्तर पर हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आर्थिक प्रहार करते हुए उसके उत्पादों पर 125% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने यह दर बढ़ाकर 104% कर दी थी। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर 84% कर दिया। वहीं भारत समेत 75 देशों को ट्रंप ने बड़ी राहत देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की छूट देने की घोषणा भी की है। इस अवधि में इन देशों पर केवल 10% शुल्क लागू रहेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया के बड़े देशों के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच रहा है और वैश्विक मंदी की आशंकाएं गहराने लगी हैं। ट्रंप के इस फैसले को एक तरफ जहां चीन पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि ये कदम वैश्विक बाजारों में गिरावट और भारी आलोचना के बाद उठाया गया यू टर्न है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि मैंने 90 दिन की पॉज अधिकृत की है और इस दौरान अन्य देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू है। आपको बता दें कि अमेरिका चीन व्यापार तनाव के बीच ट्रंप का ये अब तक का सबसे आक्रामक कदम माना जा रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि चीन ने विश्व बाजारों के प्रति जो असम्मान दिखाया है, उसके जवाब में अमेरिका अब 125% शुल्क वसूलेगा। चीन को यह समझना होगा कि अमेरिका और अन्य देशों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले चीन ने भी बुधवार को पलटवार करते हुए अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 84% कर दिया, जो पहले 34% था। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि वो अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएगा। वहीं अमेरिका के इस टैरिफ अभियान में भारत समेत 75 देशों को फिलहाल राहत मिली है। इन देशों पर नई टैरिफ दरें लागू नहीं होंगी और उन्हें 90 दिनों की छूट दी गई है। इस अवधि में उन पर केवल 10% शुल्क लगेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने कहा है कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से बचे हैं, उन्हें उसका इनाम मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेक्सिको और कनाडा को 10% टैरिफ स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। बेसेंट ने कहा कि 90 दिनों का पॉज बाजार की प्रतिक्रिया को चलते नहीं लिया जाएगा और बाजार ये नहीं समझ पाया कि टैरिफ प्लान पहले से ही अपने अधिकतम स्तर पर था। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चीन लगातार टकराव की राह पर चल रहा था। बता दें कि ट्रंप ने शुरुआत में कई एशियाड देशों पर 30% से 45% तक का टैरिफ लगाया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ शामिल था। वहीं चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया था। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने वियतनाम से आयातित सामान पर 46%, यूरोपीय संघ पर 20%, स्विट्जरलैंड पर 31% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उधर ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई। बाजार विश्लेषकों ने इसे स्पष्ट नीति और संभावित समझौते की दिशा में एक कदम माना है। अमेरिकी शेयर बाजार ने ट्रंप की घोषणा के बाद केवल 10 मिनट में $4 ट्रिलियन की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की, और जो इस फैसले के व्यापक आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे लगा कि लोग थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। कोई और राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता जो मैंने किया। किसी को तो ये करना ही था, उन्हें इसे रोकना ही था क्योंकि ये टिकाऊ नहीं था। मुझे इसे करके गर्व महसूस हो रहा है। मैंने 90 दिनों के लिए नए टैरिफ पर रोक लगाई उन देशों के लिए जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो हम उसका 2 गुना जवाब देंगे, और यही मैंने चीन के साथ किया क्योंकि उन्हें जवाब दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। मुझे लगता है कि हमारा देश 1 साल के अंदर या शायद उससे पहले ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप ने इस यू टर्न जैसे फैसले को लेकर जब पत्रकारों ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ये बाजार दबाव के आगे झुकना नहीं है। वहीं ये राष्ट्रपति की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने चीन को जानबूझकर ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया कि वो खुद को दुनिया के सामने गलत साबित करे।
75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है और हर एक के साथ बातचीत खास समाधान के तौर पर की जाएगी। हम इस प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं। हमारे सहयोगी देश अच्छे इरादे से बातचीत करना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। फरवरी में लगाए गए 10% शुल्क से शुरू हुआ सिलसिला अब 125% तक जा पहुंचा है। व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति से अमेरिका की घरेलू कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। उत्पादन लागत बढ़ने, नौकरियों में कटौती और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमी की आशंका जताई जा रही है। कई अमेरिकी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि लागत बहुत बढ़ जाएगी, कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है और उनका ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। चीन ने ट्रंप के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। वहीं अमेरिका का तर्क है कि चीन के साथ व्यापार घाटा असंतुलित है और उसे सही करना जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन ने अमेरिका को करीब 439 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका ने चीन को केवल 144 अरब डॉलर का। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि जब कोई अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रपति ट्रंप और ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। वहीं एफबीआई निदेशक काश पटेल को एटीएफ ब्यूरो यानी कि अल्कोहल, तंबाकू, हथियार और विस्फोटक ब्यूरो के कार्यवाहक निदेशक के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अमेरिकी सेना सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल को नियुक्त किया गया है। ये बदलाव न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालना और फिर से काम पर रखना शामिल है। पिछले 3 महीनों में ट्रंप 9 से ज्यादा सैन्य अधिकारी की छुट्टी कर चुके हैं। काश पटेल को पद से ऐसे समय में हटाया गया है जब अमेरिकी न्याय विभाग और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीईए और अल्कोहल, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो यानी कि एटीएफ से संभावित विलय पर विचार कर रहा है। दोनों का विलय खर्चा कम करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में पटेल की छुट्टी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। काश पटेल न्याय विभाग में 2 शीर्ष पदों पर कार्यरत थे। एफबीआई निदेशक और एटीएफ के कार्यवाहक प्रमुख थे उन्होंने एफबीआई में नेतृत्व संभालने के 3 दिन बाद ही 24 फरवरी को एटीएफ का नेतृत्व करने की शपथ ली थी। बता दें कि काश पटेल के पूर्वज मूल रूप से भारत के गुजरात से संबंध रखते थे। हालांकि उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने वकील के रूप में अपना करियर भी शुरू किया था। और भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद कर दी है। बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां पर इस सुविधा से वो भारतीय जमीन का इस्तेमाल करके कई देशों में सामान एक्सपोर्ट करता था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट की वजह से काफी भीड़ भाड़ रहती थी, जिसके चलते हमारे अपने एक्सपोर्ट में देरी हो रही थी और बैकलॉग हो रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि काफी समय से अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने की मांग कर रहा था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि पिछली व्यवस्था के तहत जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट कार्गो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें शिपमेंट की अनुमति है। साल 2020 में भारत सरकार ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी, जिसके तहत उसके एक्सपोर्ट गुड्स को भारतीय जमीन के जरिए नेपाल, भूटान, म्यांमार और दूसरे देशों को भेजा जाता था। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी ने 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करके इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया था, जिसके बाद चर्चा थी कि अब बांग्लादेश इन देशों को सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि ढाका भारत के जरिए नेपाल और भूटान में एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत सरकार के इस फैसले को मोहम्मद यूनुस के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला देते हुए चीन से आर्थिक विस्तार की अपील की थी।
पिछले महीने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर थे। यहां 28 मार्च को उन्होंने चीन से समंदर के जरिए व्यापार बढ़ाने और बांग्लादेश में आकर उत्पादन करने की अपील की थी, ताकि उनके देश को आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि जमीन से घिरे हैं, इसलिए समंदर तक उनकी पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में बांग्लादेश अकेला समंदर का संरक्षक है, इसलिए ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक विस्तार हो सकता है। मोहम्मद यूनुस ने चीन से ये भी कहा कि वो बांग्लादेश में उत्पादन करे और चीजें बाजार तक ले जाए, फैक्ट्रियां स्थापित करे। उन्होंने लालमोनिरहाट में एयरबेस को पुनर्जीवित करने के लिए भी चीन को न्योता दिया था। बता दें कि लालमोनिरहाट जिला बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से ज्यादा दूर नहीं है। चिकन नेक नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन की सीमाओं से लगता है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे के बाद अब रूस यूक्रेन की जंग और तेज हो सकती है। इस वॉर में चीनी सैनिकों के कूदने के जेलेंस्की के इस दावे के बाद अमेरिका तक में खलबली मच गई है। जेलेंस्की के दावे के बाद रूस यूक्रेन की जंग और भड़क सकती है। इस वॉर में चीनी सैनिक भी कूद पड़े हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस दावे के बाद अमेरिका तक में बेचैनी बढ़ गई है। इस जंग में नॉर्थ कोरिया के बाद अब चीन का नाम सामने आने से ये युद्ध एक बड़े वॉर का आकार ले सकता है। यूक्रेन के इस खुलासे के बाद अमेरिका हैरान परेशान है। वहीं दुनिया भर के देशों को भी अगले विश्व युद्ध का भय दिखने लगा है। यूक्रेन रूस युद्ध में 2 चीनी सैनिकों को जीवित पकड़ने के बाद अब जेलेंस्की का यह दावा है कि चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि 150 से अधिक चीनी सैनिक जंग में उतर चुके हैं। इस तरह से इस वॉर में नॉर्थ कोरिया के बाद अब चीन का नाम सामने आने से यूरोप से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई है। गौरतलब है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया कि रूस के साथ जारी युद्ध में 150 से अधिक चीनी नागरिक लड़ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ये भाड़े के सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। देखा जाए तो ये बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन ने पहली बार 2 चीनी नागरिकों को वॉर क्षेत्र से जिंदा पकड़ने का दावा किया है। इस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के बाद चीन की सीधी एंट्री विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। इस दावे से अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने चिंता जाहिर की है। उधर चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। इसके साथ ही इसकी गलत व्याख्या से बेचैनी बता दें इसकी गलत व्याख्या से बचने की चेतावनी भी दी गई है। जेलेंस्की ने ये भी कहा है कि पकड़े गए इन चीनी सैनिकों को रूस की जेलों में यूक्रेनी सैनिकों के बदले छोड़ा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ईरान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी सैन्य कार्रवाई में इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उल्लेखनीय है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अगर वो अपने विकास प्रयासों को रोकने से इनकार करता है तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इजराइल का ईरान से खफा होने का एक बड़ा कारण हूती विद्रोही भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों का निशाना बना रहे हैं।
हूती विद्रोहियों के खौफ से ही अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिम देशों के कार्गो जहाज और ऑयल टैंकर ने लाल सागर में आवाजाही बंद कर दी है। इसके कारण पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, समुद्री नौवहन पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कार्गो जहाज यूरोप से एशिया जाने के लिए कैप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका से सटे समुद्री मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। ईरान भी चीन और रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को लेकर उत्साहित है। पिछले महीने ही चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अरब सागर में एक साझा समुद्री युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास को अमेरिका और इजराइल के किसी भी संभावित हमले के जवाब के तौर पर देखा गया था। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।